नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के इतिहास पुस्तक की हम लोग आज बात करने वाले हैं। और एनसीईआरटी के आज हम लोग पहला चैप्टर जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर को हम लोग आज समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 6 के विद्यार्थी के साथ साथ वैसे विद्यार्थी के लिए खासा इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यानी जो विद्यार्थी आयोग जो परीक्षा लेती है तो उसकी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि आज के यह वीडियो एकदम क्लास 6 से आपको बताई जा रही है और क्लास 6 का पहला चैप्टर है, पहला इतिहास यानी इतिहास सेक्शन से आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो पर आपको वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे जो विद्यार्थी बिगनर है, शुरुआती तैयारी करना चाहते हैं आईएएस आईपीएस या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर आप क्लास 6 के अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके आप मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके या फिर आगे बढ़ते हैं या फिर बीच में वीडियो को ड्रॉप करके आप निकल जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान या फिर बहुत ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये पूरी क्लास में आज मैं बताने वाला हूं, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। फिर बाद में आप क्या करेंगे कि फिर आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी न्यू जो नया एनसीईआरटी है उस किताब से लिया गया पहला चैप्टर है अभी फ़िलहाल में जो एनसीईआरटी चल रही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसकी भी क्लासेस लगाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम होती है, जिस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ हम करके आपको बोलते हैं कि आप कमेंट करें, कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको वीडियो अच्छा लगता है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो ना तो शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा तो कम से कम किसी और भी स्टूडेंट को आप मदद कीजिएगा, या फिर तो अच्छी बात है आप शेयर कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है या सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि लोग कहाँ रहते हैं, है ना। यानी सबसे पहला जो सवाल आता है कि लोग कहाँ रहते हैं, तो ये लोग अभी की बात नहीं की जा रही है, ये पुराने ज़माने की बात की जा रही है, ऐसे बहुत साल पहले की बात की जा रही है। कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तटों पर निवास करते थे। आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि पहले लोग नदी के तटों पर निवास करते थे। आखिर अब ये सवाल होती है कि नदी के तटों पर ही लोग निवास क्यों करते थे। क्योंकि नदी के तट पे लोग इसलिए निवास करते थे क्योंकि नदी मात्र एक ऐसा साधन था जिससे लोग अपनी व्यवसाय को कर सकते थे। यानी एक स्थान से दूसरा स्थान जाने के लिए नदी का इस्तेमाल लोग करते थे। एक व्यवसाय करते थे, जो बिजनेस करते थे, जो लोग या व्यापारी जो होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने के लिए नदी का इस्तेमाल नाव के माध्यम से करते थे। साथ ही साथ खेती बाड़ी जो भी कुछ करना होता था नदी किनारे बसने से उसे जल की प्राप्ति हो जाती थी और वो अच्छी तरह से अपनी खेती बाड़ी कर सकता था। क्योंकि तब जो था वो आज की जिस तरह से हम लोग जिस तरह की चीज़ों को देखते हैं उस तरह तब नहीं थी, इससे बहुत ही पूरी तरह से भिन्न था तब का समय। पूरी तरह से बोल सकते तब का जो पूरी तरह से जो लोग जिस तरह से रहते थे पूरी तरह से आज के लोगों का रहन सहन और तब के लोगों का रहन सहन में बिल्कुल ही पूरी तरह से भिन्न था। लोग उस समय भोजन के लिए जड़, फल, फूल इत्यादि चीज़ों का उपयोग करते थे। यानी लोग अपने भोजन के लिए फल फूल फलों का इस्तेमाल करते थे। उस समय लोग जंगलों में जानवरों को मार कर खाते थे। ये बात भी आप लोग जानिए कि जो लोग होते थे जंगल में जाते थे और जंगल में जानवरों को मार कर खाते थे, और लोग उसी मारने की जो जंगल में जाकर जो जानवर को मारा जाता था उसे शिकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, क्लास 6 से विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछी जाती है शिकार किसे कहते हैं। तो उस विद्यार्थी के लिए आपको ध्यान देना होगा कि उस समय यानी जब लोग जंगल में जाके किसी जानवर को मार कर खाते थे या फिर जानवर को जाकर मारते थे तो उसे शिकार कहा जाता था। ठीक है, और शिकार को ही आखेट भी कहा जाता है। याद रखें, आखेट सब आपको कहीं कहीं इस शब्द से परिचित होंगे, मिला होगा आपको लाइफ में, लेकिन समझ में नहीं आता होगा आखेट क्या होता है। आखेट का मतलब होता है शिकार, याद रखें, है ना। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर आज से लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने गेहूँ तथा जौ जैसी फसल उगाना प्रारंभ कर दिया था, है ना। तो आपको जान लीजिए उत्तर पश्चिम, आपको सबसे पहले मैं थोड़ी सी
दिशा आप लोग जानते होंगे। तो उत्तर पश्चिम दिशा, जैसे कि आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये हम 4 डायरेक्शन यहाँ पे बनाते हैं। ऊपर हम उत्तर दे देते हैं, है ना, उत्तर। तो इधर हमारा राइट था पूर्व, इधर पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण हो गया। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन हमारे पास है। आप समझना उत्तर और पश्चिम ये किस डायरेक्शन में होगा। तो देखने वाली बात होगी, उत्तर और जो पश्चिम डायरेक्शन है वो इस कोना को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ पर आज से लगभग 8000 वर्ष पहले यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उसने गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उगाना आरंभ कर दिया था। उन्होंने भेड़ बकरी जैसे बहुत सारे जानवरों का भी पालन कर दिया था, पालन करने लगे थे, शुरू कर दिए थे। लोग उस समय गांव में रहा करते थे। याद रखें, उस समय लोग कहाँ पे रहते थे, गांव में निवास करते थे। अब चीज़ों का समझना है कि उत्तर पूर्व के, देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने उत्तर पश्चिम पढ़ा, अब उत्तर पूर्व, तो अब आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना। तो उत्तर पूर्व के गोरों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के इलाके में सबसे पहले चावल उगाया गया। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी एग्जाम के लिए जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि चावल सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया या फिर किस, तो आप बोल सकते हो उत्तर पूर्व के गोरों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के इलाकों में सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इनके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है, जिसकी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, ये डेट याद रखिएगा, 4700 वर्ष पूर्व, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, वर्ष पूर्व। ये वर्ष पूर्व को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके बाद की गिनती इधर हम लोग ईस्वी कहते हैं, और इधर जो उससे पहले, उनके जन्म से पहले जो है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। तो ईसा पूर्व को ही वर्ष पूर्व भी कहा जाता है, इसलिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वर्ष पूर्व सिंधु तथा इनके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। गंगा और इनके सहायक नदी, आप एक चीज़ यहाँ पर और आपको समझा देता हूँ कि सहायक नदी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखने वाली जैसे कि एक मेन नदी है, और इस नदी से जो छोटे छोटे नदियाँ या फिर नालियाँ जो आके जुड़ती है ना, जो छोटी छोटी, उसको हम लोग सहायक बोलेंगे। तो जो गंगा तथा इसकी जो सहायक नदियाँ थी, यानी गंगा के जो सहायक नदी के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यानी 2500 वर्ष पहले ही वहाँ पर समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हो चुका था। अगली चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इनकी सहायक नदियाँ के आसपास, गंगा के दक्षिण, है ना, गंगा के दक्षिण में इनकी जो सहायक नदियाँ थी उनके आसपास क्षेत्रों में प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। और वही जो गंगा के दक्षिण दिशा की ओर में जो सहायक नदियाँ और उससे आसपास में जो क्षेत्र था उसको मगध कहा जाता था। मगध एक बहुत ही बड़ा महाशक्तिशाली बोल सकते हैं था, और ये महाजनपद में गिनती आती है इसके, है ना। तो मगध काफ़ी शक्तिशाली था और इनके शासक ने एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था। आगे देखिए, मगध के बारे में लोग आगे जानकारी लेंगे, पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अब संक्षिप्त एनसीईआरटी की बात कर रहे थे। एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें हैं वो सारा किताब के निचोड़ को निकाल कर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन के साथ आप बने रहें। प्राचीन काल में लोग एक स्थान से तथा दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। वे यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि बहुत सारे लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे। कभी कभी प्राकृतिक आपदा हो जाती थी, बाढ़ या फिर किसी प्रकार की आपदा जब होती तो प्राकृतिक आपदा के कारण लोग एक स्थान उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। यात्रा खास करके लोग तब पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों, इन क्षेत्रों में करते थे, जो यात्रा काफ़ी जोखिम भरी हुई थी, है ना, पूरी तरह से खतरा से भरा हुआ होता था। वे लोग अपनी यात्रा में काम की तलाश प्राकृतिक आपदा के कारण करते थे। धार्मिक गुरु अपने शिक्षा या फिर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या फिर सलाह देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है देश का नाम। ठीक है, अब देश के नाम को समझना है कि भारत का नाम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग अपने देश को इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक है, भारत के नामों का प्रयोग करते हैं और इनको जानते हैं। परंतु आपको पता है इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। इंडिया जो शब्द है वो एक इंडस शब्द से निकला है, और इंडस का अर्थ जो संस्कृत में, इंडस एक संस्कृत है
और संस्कृत में, सॉरी एक सेकंड के लिए, इंडिया शब्द का जो उत्पत्ति हुआ इंडस शब्द से हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, यानी सिंधु आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों, जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से जो ईरानी यानी ईरान के लोग जो आया करते थे, या फिर यूनान के जो लोग आया करते थे, आते थे, उन्होंने सिंध को, यानी सिंध जो था, यानी आप लोग सिंधु घाटी से पता पढ़ोगे, जहाँ पर सिंध कहते थे, सिंध को हिंदोस तथा इंदोस कहा करते थे। ठीक है, हिंदोस या फिर इंदोस कहते थे, और इसी नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। और इस चीज़ को आप लोग देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट, इसको ध्यान से समझना है। आज हम लोग जो इंडिया या फिर भारत के नाम से जो जानते हैं, इंडिया शब्द एक इंडस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंडस शब्द से हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, सॉरी जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, इंडस को ही संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात अगर करें तो उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानिया थे, यानी ईरान के लोग या फिर यूनान के जो लोग थे, उसे सिंध को हिंदोस तथा इंदोस कहते थे। यानी सिंधु को ही क्या कहते थे? हिंदोस या फिर इंदोस कहते थे। और इसी नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी, जो भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भारत, एक सेकंड के लिए याद रखें, यहाँ पर भारत नहीं है, भारत ही है। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम आपको दिशा मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह को, यानी लोगों के समूह जो रहते थे, एक समूह को भारत कहा जाता था, उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को भारत नाम से पुकारा जाता था। इस समूह का उल्लेख हमें संस्कृत के आरंभीकृत ऋग्वेद में भी मिलता है। आगे हम लोग वेद के बारे में भी जानकारी लेंगे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, कहाँ से क्या हुआ, बहुत चीज़ें हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। अब लोग अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? बहुत सारे सवाल ही आते हैं कि अतीत की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। जो हमारा पास्ट है, जैसे इतिहास एक अतीत का पन्ना है, तो कैसे हम लोग जाने, क्योंकि उस समय तो ये नहीं चीज़, तो वही चीज़ों का आज हम लोग समझने वाले। हमें अतीत की जानकारी बहुत सारे ऐसे स्रोतों से मिलती है। प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई पुस्तक प्राप्त होती है। उस समय जो पुस्तक से हाथ से लिखे होते थे, यानी हाथ से लिखने का मतलब है कि जैसे एक स्याही में दबाकर या फिर किसी पे जिस तरह से आप लोग देखते हो कहीं कहीं पिक्चर में ऐसा रहता है कि लकड़ी में बहुत सारे दवा या फिर कोई रंग होती थी, उसमें ऐसे डालकर उस चीज़ को लिखा जाता था। तो प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई पुस्तक प्राप्त होती है, जिसे पांडुलिपि कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जो हाथ से लिखी हस्तलिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो एक लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, और ये लैटिन शब्द मैन्यू है। ठीक है, जिसका अर्थ हाथ से निकला होता है, जिसका अर्थ है हाथ है या फिर से निकलता है। ठीक है, मैन्यू का अर्थ होता है। एक मैन्यू एक लैटिन शब्द है, और पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन शब्द से बना है, वो लैटिन शब्द मैन्यू है, जिसका अर्थ हाथ है या से निकला होता है। पांडुलिपि प्रायः ताड़पात्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छाल से विशेष रूप से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती थी। यानी पांडुलिपि जो एक है, उससे क्या होता था, पांडुलिपि को जो तैयार किया जाता है या फिर पांडुलिपि जिस पे लिखी जाती थी, वो ताड़पात्रों है ना, ताड़पात्रों हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। इन पांडुलिपि में प्रायः धार्मिक मान्यताओं के व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा होती थी। इन पांडुलिपियों में से 3 भाषा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा शामिल है। इन्हीं तीनों भाषा में ही पांडुलिपि तैयार की जाती थी। आगे हम लोग को समझना अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु इत्यादि पर लिखित, यानी पत्थर या धातु पर जब कोई चीज़ को उस पर लिखते हैं तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। और ख़ास करके तब जो अभिलेख हुआ करते थे प्राचीन काल में, उसमें शासकों के जो राजा होते थे, जो शासनकर्ता होते थे, उसके आदेश लिखा हुआ करता था। वंशावली हुआ करता था, है ना। एक वंश की जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ लीजिए कि आपके दादाजी हैं, उसके बाद आपके पिताजी लोग हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपने पिताजी, आप जैसे ये आपके पिताजी हो गए तो इनके फिर 3 बेटे, तो ये हो गया वंशावली, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो वंशावली एवं कार्य का वितरण विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में है।
तो बहुत सारे ऐसी वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई अभिलेखों में ये सारी चीज़ें मिलती रहती है। पुरातात्विक स्रोत देखिए, पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास को लिखते हैं और यह इतिहास पे रिसर्च करती है, चीज़ों को समझती है, उसके बारे में पढ़ती है। इसमें से कुछ पुरातात्विक स्रोत आप लोग बता देते हैं कौन कौन सा, जैसे पत्थर, ईंट, मोहरें, मूर्तियाँ, इमारतें, बर्तन इत्यादि चीज़ें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जानवर की हड्डियाँ, औजार, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास 6 का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त, हम कल नए चैप्टर को लेकर हाजिर होते हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। घर में आप पढ़ते रहें, घर में सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।